माताएं बहनें और प्रिय बंधु भाई, आज हम इस पवित्र आयोजन हिंदू सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ ने अपनी 100 वर्ष की सेवा गाथा, सेवा यात्रा संपूर्ण करी है। उसी के निमित्त हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथियों, भारत हमेशा से एक गौरवशाली राष्ट्र रहा है। भारत की भूमि वीरता की भूमि रही है, किंतु स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने के बाद में हमारे मस्तिष्क में, मन में ये बिठा दिया गया। एक कहावत है कि जो जीता वो सिकंदर। तो जो जीता वो सिकंदर कैसे हुआ? सिकंदर जब विश्व विजय की कामना लिए समस्त भारत में आने से पहले समस्त विश्व में जहां जहां उसके पैर पड़े वहां उसने आक्रमण कर बर्बरता पूर्वक अपने राज्य का स्थापन किया। किंतु जब वो भारत में आता है तो झेलम नदी के किनारे पोरूस द्वारा पराजित किया जाता है। चाणक्य की कूटनीति से वो पराजित होता है। ऐसा इतिहास भारत का इतिहास रहा है। आज चीन की दीवार जिसे अंतरिक्ष में से देखा जा सकता है, उसका बनने का कारण क्या रहा? तो उसके बनने का कारण था कि शक और हुन नामक बर्बर जातियां जो आक्रमण को करती थी, किंतु आक्रमण करने के बाद में नागरिकों के नरमुंडों को काटकर गले में टांग कर फूंकती थी। ऐसी बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण चीन की दीवार बनाई गई। जब वही शक और हुन भारत में आक्रमण की सोच और विचार को लेकर आते हैं, तब शकों को यशोधर्मन, राजा भारत के यशोधर्मन द्वारा उनका प्रतिकार किया जाता है। हुनों को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा इस तरह परास्त किया जाता है कि आज भारत में ही हममें से कोई शक होंगे, कोई हुन होंगे, उनको भारत की मिट्टी में विलीन कर दिया जाता है। भारत ज्ञान, विज्ञान, नाट्य कला, शिक्षा, चिकित्सा, संगीत आदि कई विषयों में भारत सबसे प्रबल राष्ट्र रहा है। विश्व जब अपने बदन पर, अपने शरीर पर पत्तों की, पेड़ के पत्ते और पेड़ की छाले लपेटता था, तब भारत में मखमल का कपड़ा बनता था। भारतीय लोग कपास से बना कॉटन का कपड़ा यूज करते थे। भारत में यदि हम शिक्षा पद्धति की बात करें तो भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। चीन के हेनसांग और फायान उसके उदाहरण है। मित्रों, ऐसी भारत की शिक्षा पद्धति थी। भारत में आयुर्वेद था, जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, तो बीमार न पड़ने के लिए वो पद्धति इसमें भारतीय नागरिकों में लागू थी। आयुर्वेद पद्धति इसलिए थी कि कोई बीमारी ना पड़े, लेकिन बीमार पड़ते थे तो उसका विधिवत रूप से इलाज किया जाता था आयुर्वेद के माध्यम से। आज की एलोपैथी जो दवाइयां है वो बीमार को केवल कंट्रोल करने के लिए, बीमारी समाप्त करने के लिए नहीं है। कृषि के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों से आने से पूर्व भारत की विश्व में 33% सहभागिता थी विश्व की इकोनॉमी में, जो अंग्रेज के जाने के बाद में केवल 0.2% रह गई। भारत में
कई आक्रांताओं ने, बर्बर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। शकों ने, हुरों ने, मुगलों ने, पठानों ने, अंग्रेजों ने, किसी ने हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया, किसी ने हमारे मंदिर तोड़े, किसी ने हमारे रीति रिवाजों को नष्ट किया, तो किसी ने हमारे मस्तिष्क में यह डाला कि हम गुलामी के लायक है। किंतु मैं आपको इस मंच से बता देना चाहता हूं कि भारत का इतिहास इतना गौरवमयी है, इतना वीरतापूर्ण है कि राम लक्ष्मण से लेकर तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव तक ये भारत की भूमि वीरों के इतिहासों से भरी पड़ी मिलेगी। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब एक तराजू में विश्व के वीरों का इतिहास तोला जाता है तो संपूर्ण विश्व एक पलड़े में हो जाता है और भारत की वीरता का पलड़ा एक तरफ हो जाता है। ऐसा हमारा इतिहास रहा है। जब औरंगजेब जो इतना बर्बर, इतना क्रूर आक्रमणकारी था, जिसका स्वप्न था कि भारत को जिहादी मानसिकता से ग्रस्त करना है और समस्त भारत में मुगलिया परचम लहराना है, हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में बिठाया गया कि भारत, संपूर्ण भारत मुगलों का गुलाम रहा। किंतु संपूर्ण भारत कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा। कभी उत्तर में मुगल अपना राज्य स्थापित करते थे तो पूर्व में कोई सेनानी, कोई योद्धा, कोई वीर उसके राज्य को चुनौती देकर अपना राज्य स्वतंत्र करता था। जब पूर्व में अपना राज्य स्थापित करते थे मुगल, तो दक्षिण में कोई वीर, कोई सेनानी उनकी राज्य को चुनौती देकर अपना राज्य स्वतंत्र कर लेता था। औरंगजेब का यह स्वप्न था कि वो संपूर्ण भारत को मुगलिया परचम के नीचे लेकर आए। इसी के लिए जब धर्म परिवर्तन पर वो आता था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार से, अपना पूरा परिवार धर्म और इस राष्ट्र के प्रति बलिदान कर दिया। औरंगजेब ने जब 9 साल और 12 साल के फतेह सिंह और जोरावर सिंह से कहा कि इस्लाम के आगे अपना सिर झुका दो, कलमा पढ़ लो, मुस्लिम हो जाओ, तो 9 साल का फतेह सिंह कहता है कि एक क्रूर, बर्बर, अत्याचारी औरंगजेब, ये मेरा मस्तिष्क, ये केवल हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह के आगे झुकेगा और केवल हमारे हिंदू देवी देवताओं के आगे झुकेगा, मां भारती के आगे झुकेगा। तेरे जैसे क्रूर, बर्बर, अत्याचारी और आक्रमणकारी के आगे कदापि नहीं झुकेगा। ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। वही औरंगजेब उसी के पिता बाबर, उसी के पिता हुमायूं, उसी के पिता अकबर, इन सबको भारत की शिक्षा पद्धति में महान बताया गया। किंतु क्या ये महान थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिकंदर महान था या चंद्रगुप्त महान थे? वो पौरुष महान था जिसने झेलम नदी के किनारे से सिकंदर की सेना को वापिस लौटा दिया था, या वो बाबर महान था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन महान था? हमारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार से यह बिठाया गया कि भारत में जो आक्रमणकारी थे वो महान थे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन वामपंथियों को, उन देशद्रोहियों
चाहता हूँ कि भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है, भारत की भूमि वीरता से परिपूर्ण रही है। जो जीता वो सिकंदर नहीं, तो जो जीता वो विक्रमादित्य है, जो जीता वो चंद्रगुप्त है, जो जीता वो पौरुष है, जो जीता वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। जब हम वीरता की बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास को हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा बताया जाता है